नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये यूट्यूब पर साइंस के एमसीक्यू को मैं करवाऊंगा, डिटेल में करेंगे। बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो पहला वीडियो है उसमें कोशिश करेंगे कि हार्मोन्स, सेल बायोलॉजी और कोशिका जीव विज्ञान जिसको कहा जाता है, हार्मोन्स, सेल बायोलॉजी और विटामिन से जुड़े हुए सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए तसल्ली से, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ करके देखिएगा। शायद ही कोई साइंस के इतने अच्छे एमसीक्यू आपको करवाएगा यूट्यूब पर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। आप बीपीएससी दें, यूपी का एग्ज़ाम दें, एसआई का एग्ज़ाम दें, सभी जगहों पर ये आपको काम आएगा। तो इसलिए डिटेल में देखिएगा और ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। अपना टेस्ट सीरीज भी चल रहा है 71 बीपीएससी को लेकर के, टेलीग्राम पर ही सबसे बेहतरीन टेस्ट में से एक है। मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, आपको लगा कर दिखा देता कि टेस्ट के बारे में क्या बच्चों का राय है। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको जुड़ना हो तो सबसे बेहतर और सबसे कम प्राइस पर आपको मिल जाता है। और 72 बीपीएससी के लिए डेली आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम अभी से ही शुरू कर दिया है। नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा तो 1 साल प्रिपरेशन करेंगे, तभी जाकर आप अगले साल प्रिपेयर हो पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। जुड़िएगा, जुड़ना हो तो। ओके, देखिए पहला सवाल आज का क्या है कि डीएनए प्रतिकृति, जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो एटीपी जो होता है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी सोर्स होता है किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए हेलिकेस, इन दोनों के लिए प्राइमरी जो एनर्जी का स्रोत होता है वह कौन सा होता है? वो एटीपी ही होता है। सेल बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल बड़ा ही आसान सा है कि कोशिका का पावर हाउस किस अंगक को कहा जाता है? विच इज, किसको क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहा जाता है। तो सेल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसका अपना डीएनए भी होता है, इसका अपना ऊर्जा उत्पादित जो शरीर में होती है ना, वो यहीं पर होती है। एटीपी ऊर्जा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो यहीं पर उत्पादित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाएगा। सेल को यहीं से ऊर्जा मिलती है और सेल से ही किसी भी बॉडी का निर्माण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से एटीपी का उत्पादन करता है। अभी मैंने आपको एटीपी पूछा था, एटीपी का उत्पादन यहीं पर होता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण प्रोटीन का निर्माण के दौरान राइबोसोम्स तक एमिनो एसिड को कौन सा आरएनए ले जाता है? किस प्रकार का कौन सा आरएनए ऐसा है जो कैरी करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान टीआरएनए जिसको कहा जाता है, यह राइबोसोम तक एमिनो एसिड को पहुंचाने का काम करता है, जिसके पश्चात प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे सेल का निर्माण होता है। उसके बाद से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग का निर्माण होता है और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, इसको कहा जाता है टीआरएनए कहा जाता है इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी हो? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने जीवन में कहीं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो सॉरी, लेकिन आपको रटना ही पड़ेगा अंत समय में। अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊं। थोड़ा बहुत बायो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ी हुई है, बाकी 10-12 तक तो 12th में भी बायो नहीं था मेरा सब्जेक्ट, लेकिन बाद में पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि जा कर के बेसिक से पढ़िए, क्योंकि समय अभी कम है। लेकिन सेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान करके चैप्टर ही होगा, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि बेसिक होता है बायो का वो। तो फॉस्फोलिपिड्स होता है जो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से इसी की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, वह इसी की बनी होती है।
अगला सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किससे प्राप्त होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये मदर है, ये फादर है। तो मदर से, ये फादर है ना, ये मदर है, तो मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चों में जाते हैं। तो यह माता से प्राप्त होता है, माता से प्राप्त होता है। आपने 3 पेरेंट्स बेबी का नाम सुना है क्या? अगर किसी के माता के अंदर कोई जेनेटिक बीमारी होती है, तो अगर वो बीमारी अपने बच्चों तक वो नहीं ले जाना चाहते हैं, तो बाकी सभी चीज़ें तो सही रहती है। अगर यहाँ पर किसी और फीमेल को हम लोग शामिल कर लेंगे, यहाँ पर किसी और फीमेल को हम लोग शामिल कर लेंगे और माता का माइटोकॉन्ड्रियल ले लें, माता का डीएनए ले लेंगे। इस जो तीसरी फीमेल है, इसका हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं, इसका हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं और उसका फिर अधिरोपण कर दिया जाता है। फिर से मैं समझा देता हूँ इसको, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बेसिक से फिर से समझ लेते हैं। 3 पेरेंट बेबी इसको कहा जाता है। यह है फीमेल, मदर है, यह फादर है, ठीक है, ये और ये तीसरी महिला है, फीमेल है। माता के माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोई समस्या होती है तो मदर से एग ले लेते हैं, एग ले लिया, पेरेंट्स के साथ मतलब फादर के साथ उसको निषेचित करके तीसरे फीमेल में अधिरोपित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है ना, जो मदर में माइटोकॉन्ड्रियल कोई बीमारी थी जहाँ पर ऊर्जा उत्पादन होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ कोई बीमारी था, तो वो उस बच्चे में नहीं आएगा। बाकी सभी आनुवांशिकता उसके मदर फादर से ही मैच होगा, बस उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तीसरे फीमेल से हमने ले लिया है। तो रूप रंग सब कुछ उसके मदर फादर जैसा ही होगा और वो बच्चा स्वस्थ भी होगा क्योंकि उसको स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया मिला है तीसरे से। तो इसको 3 पेरेंट्स ने मिलकर के इसको जन्म दिया है, तो इसलिए उसको 3 पेरेंट बेबी कह दिया जाता है। ये मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, यूपीएससी मेन से पूछा जा चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए को खोलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान किस एंजाइम के उपयोग के द्वारा डीएनए के हेलिक्स को खोला जाता है? तो यह किसका हो जाएगा? हेलिकेज इसको कहा जाता है, एंजाइम को। हेलिकेज डीएनए के डबल स्टैंड को बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ देता है। आपने इस प्रकार का डीएनए का फोटो देखा है क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको तोड़ देता है ये एंजाइम, जिससे ये जो हेलिक्स दिख रहा है आपको, ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। इसके लिए कौन सा होता है? तो हेलिकेज नामक एंजाइम का उपयोग होता है, हेलिकेम नामक एंजाइम का उपयोग होता है। इसका आंसर हेलिकेज हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक जानकारी को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा तक कौन सा आरएनए ले जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा तक कौन सा आरएनए ले जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एमआरएनए का काम होता है, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सी हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में इसका उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है उत्पादित होता है, बनता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोशिका चक्र का कौन सा चरण डीएनए की प्रतिकृति के लिए जिम्मेदार होता है? विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है एस फेज। एस फेज इसको कहा जाता है। इस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि कॉपी बनता है उसका। सामान्य भाषा में बोले तो क्या होता है? कॉपी बनता है उसका, जिससे आनुवांशिक सामग्री दोगुनी हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, एस फेज इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए में एडेनिन ए किसके साथ जोड़ी बनाता है? एडेनिन ए, डीएनए में एडेनिन होता है ए, जो थाइमीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या अपने आस पड़ोस में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है क्या? आपने कभी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली चीज़ों को छुआ है क्या? हर किसी ने छुआ होगा। मैं समझाऊं क्या? आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, आइसक्रीम जिसमें लकड़ी की डंठल लगी होती है, तो लकड़ी की डंठल पर आइसक्रीम क्यों चिपकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ही लकड़ी पर वो आइसक्रीम चिपकी हुई रहती है, नहीं तो प्लास्टिक पर अगर आप उसको डालेंगे तो फिसल के गिर जाएगा। इसीलिए आइसक्रीम में जो डंठल के रूप में ना लकड़ी का उपयोग किया जाता है, इसी कारण से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थाइमिन के साथ में जोड़ी बनाता है, थाइमिन के साथ में जोड़ी बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए कहाँ पर पाए जाते हैं?
वेयर आर द राइबोसोम्स फाउंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में ये उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से क्या बनता है? तो इससे आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का, डीएनए में जो जेनेटिक जानकारी है ना, इसको हम लोग कॉपी करते हैं आरएनए में, और फिर इस आरएनए का उपयोग कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड चक्र कहाँ पर होता है? बाहरी झिल्ली में, आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस में, स्पेसिस मतलब अंतर झिल्ली स्थान में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। सिट्रिक एसिड चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोसिस का अंतिम परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस से दो समान डॉटर सेल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीएनए क्षति को ठीक करने के लिए कौन सा तंत्र सबसे आम माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस एक्सीजन मरम्मत, यानी कि ये जो होता है डीएनए की क्षति अगर हो गई है, कुछ उसमें एरर आ गया, कुछ खराब हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह छोटे गैर हेलिक्स विकृत करने वाले बेस क्षतियों को ठीक करता है और उससे फिर डीएनए सही हो जाता है, उसको रिपेयर कहा जाता है डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आरएनए संश्लेषण, आरएनए बनने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है, जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण के बाद प्रोटीन को संशोधित करने वाले अंगक कौन से होते हैं? यह इसको कहा जाता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण इसको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोल्जी उपकरण प्रोटीन को संशोधित पैकेज व परिवहन करता है, ये गोल्जी उपकरण का ही काम होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आनुवांशिक कोड में कितने कोडॉन्स होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 कोडॉन्स होते हैं। आनुवांशिक जो जेनेटिक कोड होता है उसमें 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें 61 एमिनो एसिड के कोड होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के माध्यम से सक्रिय परिवहन के लिए क्या आवश्यक होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू में अगर आपको परिवहन सक्रिय रूप से करना है, आपको नहीं करना होता है, सेल के अंदर ये सारी घटनाएं होती है, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव कोशिकाओं में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 46 के करीब में होते हैं, 46 होते हैं। 23 जोड़े बनते हैं, 23 जोड़े बनते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें XX का पेयर जो होता है ये फीमेल का होता है, और XY का पेयर जो होता है यह मेल का होता है, मेल का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये XX और XY में परिवर्तन हो जाए तो आपने सुपर ह्यूमन देखा होगा, कमज़ोर ह्यूमन देखा होगा, तो अलग अलग ट्रांसजेंडर्स देखा होगा, तो वो सब इसी क्रोमोजोम्स का ही खेल होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किन से बनी होती है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल कहा जाता है उसको, ये किसकी बनी होती है? सेल वॉल। सेल के बाहर का जो भाग होता है सेल वॉल, यह प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यह पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यह जीवों में, इंसानों में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है कि डीएनए प्रतिकृति में प्राइमर बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? प्राइमर यानी कि अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो यहाँ से शुरुआत होगा डीएनए का, यहाँ से शुरुआत होता है, तो शुरुआत का बनाने के लिए इसी को प्राइमर कहा जाता है। सामान्य भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? इसको प्राइमेज कहा जाता है। प्राइमेज नामक एंजाइम होता है जो प्राइमेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान छोटे आरएनए प्राइमर को बनाता है और इसी से मिलकर के पूरा फिर आरएनए का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो यह आंतरिक झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में स्थित होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि यूकैरियोट्स में एमआरएनए की प्रोसेसिंग में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए यूकैरियोट्स? तो इसमें कौन सा शामिल होता है? इसका आंसर होगा ए 5 कैपिंग एवं पॉली 8, यही शामिल होता है। इसका क्या तात्पर्य है? ये एमआरएनए है, ठीक है। इसकी शुरुआत जहाँ पर होगी वहाँ पर 5 टेल होंगे और इन 5 टेल पर मिथाइल गोआसिन, इसका मैं सही नाम देख करके बता देता हूँ, इसको कहा जाता है मिथाइल गवानोसिन कहा जाता है। इसके 7 अणु एमआरएनए जो शुरू होगा ना उस पर जुड़े होते हैं।
टेल लगा हुआ यानी कि जहाँ पर एमआरए एंड हो रहा होगा वहाँ पर 3 सिरे पर एडेनिन नामक प्रोटीन लगा होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कठिन सवाल हो गया। ये सबसे कठिन सवाल अगर ये पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा सेल बायोलॉजी से, इससे ज़्यादा डीप वो नहीं जाएगा। तो सबसे डीप तक मैं आपको ले गया हूँ। 50 सवाल तो करीब में सेल बायोलॉजी से होंगे, उसके पश्चात से विटामिन शुरू होगा। कोशिका चक्र में माइटोसिस के बाद क्या होता है? तो माइटोसिस के बाद साइटोकोइसिस इसको कहा जाता है, साइटोकाइनोसिस कहा जाता है। यही परफॉर्म होता है माइटोसिस के बाद साथ, जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? बड़ा ही आसान सा सवाल है, वॉटसन एंड क्रीक ने किया था। यह सवाल आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो वृत्तीय होती है इसकी संरचना वृत्तीय होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से निष्क्रिय परिवहन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? व्हाट इज द नॉट रिक्वायर्ड फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। निष्क्रिय परिवहन में पदार्थ सांद्रता प्रवणता अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी एनर्जी, यह किस में होता है? तो निष्क्रिय परिवहन में इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें कोशिका में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्रोमोसोम्स में डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हिस्टोन कहा जाता है, हिस्टोन्स कहा जाता है। हिस्टोन्स डीएनए को न्यूक्लियोम्स में पैक करते हैं, ये इसको हिस्टोन्स कहा जाता है। जीन अभिकृति का व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन? जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण क्या होता है? इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जीन एक्सप्रेशन का पहला चरण जो होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। इसमें किसका निर्माण होता है? डीएनए से एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने डीएनए अणु आमतौर पर पाए जाते हैं? तो कई मल्टीपल पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सा हो, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के सेलुलर डीएनए पाए जा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेनी डीएनए हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने डीएनए अणु आमतौर पर होते हैं? तो एक नहीं होते हैं, मल्टीपल होते हैं और सेलुलर होता है इनका डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सेलुलर होता है। लाइजोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। सेल के अंदर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका अब काम नहीं है उनको ये पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाइजोसोम्स का यही सबसे मुख्य काम है। डीएनए में उत्परिवर्तन का सबसे आम कारण क्या है? यह पूछा गया है आपसे। तो विकिरण, रेडिएशन, रासायनिक प्रदूषण, प्रतिकृति की त्रुटियां यानी कि रेप्लिकेशन एरर, इन सभी के माध्यम से डीएनए में क्या हो सकता है? तो म्यूटेशन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि कौन से कार्य करने से जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि आपके डीएनए में कुछ न कुछ परिवर्तन आ सकता है, खराब हो सकता है या उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सवाल पूछा गया, तो इसमें बहुत सारे उद्योग दिए गए थे, पेंट उद्योग, शीशा उद्योग, कोयले का उद्योग, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। तो यूपीएससी पीवाईक्यू लगाएंगे तो वहाँ पर वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये एमसीक्यू पसंद आ रहा होगा। शानदार एमसीक्यू है, यकीन मानिएगा। बीपीएससी पीटी में आसान साइंस के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको भ्रम में रखूं कि रटा रटाया वही एमसीक्यू करवा दूं जो ऑलरेडी घटना चक्र में मौजूद है, तो उसका कोई मायने नहीं बनता है। वो तो आप कर ही रहे होंगे। मैं क्यों ना आपको कुछ नए और अच्छे एमसीक्यू करवा दूं जहां सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नए प्रकार के एमसीक्यू भी कर लीजिए। बाकी घटना चक्र और लूसेंट तो आपने किया ही होगा, उसको भी कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, जिससे आपके साइंस के कम से कम 30 में से 20 तो सही हों। और जिनके साइंस में 30 में से 20-25 सही हो जाते हैं, हिस्ट्री वो सही कर ले जाते हैं और करंट अफेयर सही कर ले जाते हैं, तो उनका पीटी में सेलेक्ट होने का चांस 90% ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है साइंस, है ना। राइबोसोम्स का मुख्य घटक कौन सा आरएनए होता है? तो इसको कहा जाता है आरआरएनए कहा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स में आरएनए
आरआरएनए राइबोसोम्स का मुख्य घटक होता है। राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है इसको, राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। मायोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो युग्मक का निर्माण करना, गैमेट का निर्माण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यौन प्रजनन के लिए यह गैमेट्स का निर्माण करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति को अर्धसंरक्षी क्यों कहा जाता है? अर्धसंरक्षी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टैंड नया होता है, एक स्टैंड नए के कारण से इसको अर्धसंरक्षी कह दिया जाता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है गुरु, इसीलिए इसी प्रकार का है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के एमसीक्यू मिलेंगे आपको जो अजीब लगेगा थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का क्या कार्य होता है? तो सतह क्षेत्र को बढ़ाना इसका मुख्य रूप से काम होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की तहें जो सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं उसी का काम करती है क्रिस्टी। आनुवंशिक कोड को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीवों में समान होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इट इज सेम इन द ऑल ऑर्गेनिज्म। आनुवंशिक कोड लगभग सभी जीवों में समान होता है, सभी जीवों में समान होता है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूक्लियोलस को हिंदी में सामान्य भाषा में केंद्रक भी कहते हैं। इसका सबसे मुख्य काम क्या होता है? तो राइबोसोम्स का बनाना, जो अंततः प्रोटीन संश्लेषण होगा जिससे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस कहा जाता है। केंद्रक आप बोल लीजिएगा, केंद्रक भी सही शब्द ही है इसके लिए। डीएनए मरम्मत में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन मरम्मत का उपयोग किसके लिए होता है? तो यह जो है यूवी प्रेरित क्षति अगर हो गया है, यूवी इंड्यूस्ड डैमेज अगर हो गया है, तो इसका उपयोग किया जाता है। यूवी प्रेरित क्षति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक्सीजन मरम्मत यूवी विकिरण के कारण होने वाली क्षति को ठीक करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूकैरियोट्स में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 3 आरएनए पॉलीमरेज इसको कहा जाता है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वैसे ये 3 होते हैं, अगला सवाल बता देता हूँ। वैसे 3 उनको उसको पोल 1, 2 एंड 3 ही कहा जाता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। कोशिका चक्र में चेक पॉइंट्स का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए क्षति की जांच करना इसका मुख्य काम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां होती हैं? इसमें 2 झिल्लियां होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती हैं, आउटर एंड इनर। 2 प्रकार की झिल्लियां होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए फॉस्फेट और चीनी की संरचना को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर इन डीएनए कॉल्ड? इसको बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन कहा जाता है। फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज चीनी की संरचना को डीएनए का बैकबोन कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं डीएनए के लिए। शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण करते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज चीनी की संरचना को डीएनए बैकबोन कहा जाता है। टीआरएनए का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है वो होता है क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। ये का द्वितीयक संरचना क्लोवर लीफ की तरह का आकार होता है। इसका क्लोवर लीफ की तरह का आकार हो। अगर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ कुछ इस प्रकार का दिखता है गुरु। 1 मिनट। बायो दुनिया का सबसे कठिन चीज़ है, पता नहीं डॉक्टर लोग कैसे पढ़ते हैं। ये कुछ कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसी को टीआरएनए कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्लोवर लीफ के जैसे दिख रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पैरोक्सीसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करना, यही इसका मुख्य काम होता है। फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करना। पैरोक्सीसोम्स फैटी एसिड का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सीफाई करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का पृथक्करण कब होता है? तो एनाफेज में होता है या एनाफेज में होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का पृथक्करण यानी कि उससे अलग कब होता है सेपरेशन? तो एनाफेज में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक जीन में उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप कोई प्रोटीन नहीं बनता है, एक ऐसा उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है?
इसको नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये शब्द ही है इसका, ये मैंने नहीं जोड़ा है, कृपया इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दरअसल इसमें प्रोटीन का निर्माण कंप्लीट नहीं होता है, शुरुआत तो होती है लेकिन बीच में ही रुक जाता है म्यूटेशन, जिसके कारण से पूरा प्रोटीन नहीं बन पाता, इसलिए इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कह दिया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूडल म्योजिक मॉडल इसको कहा जाता है। फ्यूडल म्योजिक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है, किस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्रेब्स चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है क्रेब्स चक्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल में एनर्जी उत्पादन में इसी का सबसे बड़ा योगदान होता है। डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंड कहाँ पर बनते हैं? ओकाजाकी खंड होता है डीएनए प्रतिकृति के दौरान, ये कहाँ पर बनते हैं? ये लैंगिक स्टैंड पर बनते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विटामिन ए और विटामिन से जुड़ा हुआ होगा। सारे के सारे विटामिन से जुड़े हुए होंगे। सेल बायोलॉजी से जुड़े हुए आसान से लेकर के कठिन सवाल मैंने आपको करवा दिया है। इसको ज़रूर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, क्योंकि फ्रेंडली नहीं है ना हम, जितना ज़्यादा आप पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते हैं उतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको कठिन लगा होगा। लेकिन बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना एक बार और। ऐसा नहीं है कि सही से नहीं समझाया, समझाया भी है और सारे अच्छे इसके हैं एमसीक्यू, तो कृपया उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार और। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? कैसा ज़माना आ गया बच्चों को रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर इसका मुख्य स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन ए गाजर, पालक और शकरकंद जैसे बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है गुरु? तो बी हो जाएगा, रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। बहुत सारे मुखर्जी नगर में बहुत पहले जब मैं रहता था, बहुत सारे बच्चे विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो जो घर होता है, रूम होता है, कमरे होते हैं, उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती दिल्ली में, तो उसकी दिक्कत होती। बाकी दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते, सुबह घुसे शाम को निकले, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। जॉइंट पेन शुरू हो जाती है इसी उम्र में, कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रही, जॉइंट पेन, तो ये विटामिन डी आपको भी लेना चाहिए। कुछ नहीं, अगर सुबह में आप 8 से 11 बजे से पहले अगर धूप में थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेजन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करता है। जैसे खट्टे फल आप खा सकते हैं, जैसे संतरा, नींबू, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। विटामिन B1 की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन आइकमैन ने की थी इसकी खोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रिश्चियन आइकमैन ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो रक्तस्राव, ये रुकेगा नहीं। अगर खून बहना शुरू हुआ तो जल्दी रुकेगा नहीं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर इससे हो जाता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने के लिए बहुत आवश्यक होता है और ये हर 2-3 साल पर पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं क्यों लेकिन पूछा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन ई का नट्स और बीज जो होते हैं, बीज सीड्स जो खाते हैं आप, वो सब के सब विटामिन ई के स्रोत होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नट्स, बीज एवं वनस्पति तेलों में विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कमी से पार्नीसियस एनीमिया हो जाता है। पार्नीसियस एनीमिया हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था एल्मर मैककॉलम ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा कि एल्मर मैककॉलम ने विटामिन डी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो खट्टे फल जो भी दिखते हैं आपको, नींबू, संतरा, इमली, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B1 जिसको थायमिन कहा जाता है की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी की बीमारी होती है। बेरी बेरी की बीमारी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दृष्टि और त्वचा का स्वास्थ्य बनाए कर रखना, यानी कि आंख आपका सही रहेगा और आपका स्किन जो है वो सही दिखेगा, ग्लो करेगा। विटामिन ए के का ये मुख्य कार्य होता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जियां खानी चाहिए, गाजर खाना चाहिए, या विटामिन ए के जो भी स्रोत होते हैं वो आपको जरूर ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपके आंख के लिए सही होता है और त्वचा स्वास्थ्य को सही करता है, स्किन का हेल्थ सही रखता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ये इसका मुख्य स्रोत है। पालक, ब्रोकली, ये जो हरी हरी चीज़ें देखते हैं ना, उसमें विटामिन के पाया जाता है। जैतून का तेल, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो एनीमिया हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पता हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो हार्वर्ड इवांस ने की है इसकी खोज। हार्वर्ड इवांस ने इसकी खोज की है। हार्वर्ड इवांस ने इसकी खोज की है। इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का उत्पादन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B2 ऊर्जा, चयापचय और कोशिका स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कोशिका को एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? तो यही सब ज़्यादा मदद करता है। विटामिन B2 मदद करता है इसमें। सारे विटामिन ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए और इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मछली और मांस होता है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा चीज़ है जो वेज में नहीं पाया जाता। वेज में किस में पाया जाता है? तो अलसी, जिसको बिहार में तीसी बोलते हैं, उत्तरी बिहार में तीसी जिसको कहा जाता है बंधुओं, उसमें विटामिन B12 पाया जा सकता है। ये आपका हेयर ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे लोगों को जो समस्या हो जाती है हेयर फॉल वगैरह की, तो उसमें ये बहुत बड़ा मदद करता है विटामिन B12। तो ये तो या तो आप मांस खाएं, मछली खाएं, क्योंकि ये वेज में केवल अलसी मिलता है और कहीं भी इसका नहीं मिलता। या तो आप इसका सब्स्टिट्यूट लें कि भाई दवाई खाएं, आप क्या कर सकते हैं, इसका टैबलेट आता है वो खा सकते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है यह केवल मछली में पाया जाता है और मांस में। उसमें भी सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा है? तो वो मछली माना जाता है, फिश माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, बंगालियों के बाल इतने अच्छे क्यों होते हैं? इसी कारण से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से उनके खान पान में डेली का फिश शामिल होता है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कारबी बीमारी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो पेलाग्र की बीमारी होती है। पेलाग्र की बीमारी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी। हेनरिक डैम को हेनरिक बोला जाता है। हेनरिक डैम को इसका खोज का श्रेय दिया जाता है। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, अन्यथा घाव बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सनलाइट होता है इसका सबसे मुख्य स्रोत गुरु, सनलाइट होता है। सनलाइट से बड़ा स्रोत कुछ भी नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, अगली बार यही पूछ लेगा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कोएंजाइम ए का संश्लेषण करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वो इसकी कमी से सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। विटामिन B7 बायोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका स्रोत जो होता है वो एग होता है। इसका स्रोत एग होता है। एग कंप्लीट डाइट माना जाता है। एग कंप्लीट डाइट माना जाता है। इसको अगर आप खाते हैं तो प्रोटीन और विटामिन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आपके हल हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B9 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? इसकी कमी से क्या कहा जाता है इसको? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये कहा जाता है। ये इसकी कमी से बीमारी हो जाती है। क्या होता है सर ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया? तो इसमें RBC जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनका आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से अनियमितताएं आ जाएंगी, रक्त को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि RBC का सेल का आकार बड़ा हो जाता है। इसको कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, ये विटामिन से सबसे कठिनतम सवाल में से एक हो गया। विटामिन B2 की खोज किसने की थी? तो पॉल कार्लर ने की है। इसके आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य है एंटीऑक्सीडेंट का संरक्षण करना। एंटीऑक्सीडेंट का संरक्षण करना, डी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का सबसे मुख्य कार्य यही है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है, तो स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या B6 का, तो मछली और मांस जो है यह मुख्य स्रोत होता है। मछली और मांस जो होता है ये मुख्य स्रोत होता है। नॉनवेज को लेकर एक छोटा सा चीज़ है जो मैं तोड़ता हूँ, हालांकि मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, मुझे घिन आती है देख करके, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हम जो मनुष्य हैं वो बाय नेचुरल ही नॉन वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन नहीं हैं, बाय नेचर ही हम नॉनवेज खाने वाले ही जीव हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नॉनवेज जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो और कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, तो अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही सही चीज़ होता है। वैष्णववाद जब से भारत में शुरू हुआ ना, इतिहास से थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्या करूँ, आदत हो गया है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। तो वैष्णववाद जब से शुरू हुआ ना, तब से भारत के लोगों में शारीरिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे गांव घर में पहले जो मजदूर होते थे, गांव घर के लोग, वो अपने आस पड़ोस के जानवरों को मार करके खाते थे, जैसे कबूतर, खरगोश, सिल्ली, इस प्रकार के जीव जंतुओं को छोटे बहुत सभी जगहों पर खाया जाता था, अपने आस पड़ोस के जो भी जीव जंतु रह रहे हैं, जिससे प्रकृति का चेन भी सही रहता था, फूड चेन भी बना हुआ रहता था और लोगों को हाई प्रोटीन और अच्छे डाइट मिल जाते थे। लेकिन वैष्णववाद और शाकाहार की अवधारणा को इतना ज़्यादा हवा दिया गया कि जैसे इसी से सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा सुधारने वाला नहीं है, बल्कि बहुत सारे कम्युनिटी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहरी नॉनवेज को, उन्होंने वो जो लोकल खा लेते थे जानवरों को, वो भी उनका बंद हो गया। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं, और सामान्य तौर पर कौन खाते थे इस तरह की चीज़ों को, तो गरीब लोग खाते थे, जिससे उनको अच्छा डाइट मिल जाता था, शारीरिक श्रम कर सकते थे वो, तो वो भी उनका कमज़ोर हो गया। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत दोनों आपको जानने चाहिए। बस मैंने बता दिया है इसको, अदरवाइज मत लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ। जो सही है वो सही है, ठीक है। विटामिन B6 जो है मछली, मांस और केले में पाया जाता है, केले में पाया जाता है, मछली, मांस और केले में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B9 फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है DNA संश्लेषण, DNA संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। इसका आंसर ए, डी हो जाएगा। विटामिन B12 की खोज किसने की, तो जॉर्ज मिनोट ने इसकी खोज की थी, जॉर्ज मिनोट ने इसकी खोज की। इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, तो त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं, बालों का झड़ना, ये सब समस्याएं विटामिन B7 की कमी से उत्पन्न हो सकती है। विटामिन B5 का मुख्य स्रोत क्या होता है, मांस व अनाज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप मैस वगैरह खाना खाते हैं या खुद से रह रहे हैं कहीं पर, तो मल्टीविटामिन का टैबलेट का पत्ता ले आइए, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा और मंथली पूरा 100 रुपये में आपका हो जाएगा काम, और ज़रूर ही खाना चाहिए। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका रक्त का थक्का बनाना, यही इसका मुख्य काम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो अनाज और नट्स जो होते हैं विटामिन B1 के मुख्य स्रोत होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, तो नर्वस डैमेज हो सकता है, आपका तंत्रिका क्षति हो सकती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B3 की खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है वो कॉनराड एल्वहेजम ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, और यहीं पर हम आज वीडियो को एंड करेंगे। विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम का अवशोषण करना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। इसका आंसर डी हो जाता है। 90 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, यकीन मानिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आगे जो भी सवाल हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। डिटेल में इसको करिएगा, एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। साइंस में कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पार लगवा दूँ, बाकी सब्जेक्ट के भी MCQ करवा दूंगा, लेकिन साइंस सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे इसी के लिए मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच।